फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बाईपास सर्जरी से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। बेसिकली बाईपास सर्जरी हार्ट के नलियों के ब्लॉकेज को निवारण करने का या उसको खोलने का तरीका है। इसमें बेसिकली ओपन हार्ट सर्जरी करके सर्जन जो ब्लॉकेज है उसके अक्रॉस एक बाईपास ग्राफ्ट या एक चैनल क्रिएट कर देता है, जिसमें अगर ब्लॉकेज है तो उसके दोनों तरफ एक कनेक्शन बना देता है, आर्टिफिशियल कनेक्शन क्रिएट कर देता है। तो इससे नली को ब्लॉकेज के थ्रू नहीं जाना पड़ता है, उसको एक्सेस करने के लिए निकलने के लिए ब्लड को एक एक्स्ट्रा चैनल मिल जाता है। इस कॉन्सेप्ट को बाईपास सर्जरी कहते हैं। हमने बाईपास सर्जरी के बारे में ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो किया है जिसे आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। आज हम बेसिकली बात करेंगे बाईपास सर्जरी के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में कि बाईपास सर्जरी के बाद किस तरह की समस्याएं लोगों को आ सकती है और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि लोग बाईपास करने के बाद जो प्रॉब्लम्स उन्हें आती है उस बारे में लोग थोड़ा अवेयर रहें और उनको ट्रीटमेंट के बारे में थोड़ा आइडिया रहे। बेसिकली बाईपास में आपको ये समझने की ज़रूरत है कि सर्जन जो है वो नली को रिप्लेस नहीं करता है, वो एक तरह से रिपेयर ही करता है। रिप्लेस इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऊपर वाले ने जब नलियाँ बनाई है तो उसमें हज़ारों करोड़ों कोलैटरल चैनल्स, छोटे छोटे ब्रांचेस बनाए हैं। ये ब्रांचेस जो हैं नली की से निकल कर हर एक कोशिकाओं को सप्लाई करते हैं। अगर कोई भी सर्जन आर्टिफिशियल ग्राफ्ट या वेसल क्रिएट करता है तो वो एक कोलैटरल चैनल्स नहीं बना सकता, इसीलिए सर्जन के लिए मजबूरी होती है कि वो एक ग्राफ्ट को क्रिएट करके वो ब्लॉकेज वाली जो जगह है उसको बाईपास करके खुद की नलियों में ही एक ग्राफ्ट को क्रिएट करे। पूरी नलियों को रिप्लेस कर पाना सर्जन के लिए पॉसिबल नहीं होता। ज़्यादातर ये बाईपास जो करते हैं ये सर्जन्स करते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट इसे नहीं करते। ओपन हार्ट सर्जरी करके इसको किया जाता है, इनकी पूरी सेपरेट टीम होती है और लगभग 1967 से ये टेक्निक चल रही है। सेफाविलोरो करके साइंटिस्ट ने काफ़ी साल पहले किया था। लगभग 60-70 साल से टेक्नोलॉजी चल रही है। ज़्यादातर जिन लोगों को मल्टीपल नलियों के ब्लॉकेजेस हो, बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस हो या टेक्निकल रीजन से अगर एंजियोप्लास्टी फीजिबल ना हो, वैसे लोगों में बाईपास सर्जरी को प्रेफर किया जाता है। जिनको सिंगल एक या दो नली का ब्लॉकेज हो, लोकलाइज ब्लॉकेजेस हो, जहाँ पेशेंट कन्वीनियंस का कंसर्न ज़्यादा हो, वहाँ पे एंजियोप्लास्टी को प्रेफर किया जाता है क्योंकि एंजियोप्लास्टी में ज़्यादातर बगैर सर्जरी उन ब्लॉकेजेस को नेचुरली खोला जा सकता है। अब बाईपास के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करेंगे। ज़्यादातर बाईपास में कॉम्प्लिकेशंस होने का चांस 1 से 2% रहता है। जितनी कॉम्प्लेक्स सर्जरी हो, जितने ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स हो, जितना व्यक्ति की बाईपास के टाइम हालत ख़राब हो, पेशेंट की जितना पम्प फंक्शन खराब हो, इन सब चीज़ों पर बाईपास से रिलेटेड रिस्क का फ़र्क पड़ता है। जितने ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स बढ़ते जाते हैं उतना सर्जरी के दौरान कॉम्प्लिकेशंस होने का चांस भी बढ़ जाता है। रूटीनली अगर सिंपल बाईपास सर्जरी हो तो मृत्यु होने का चांस 1 से 2% रहता है। पर जब हाँ बाईपास के साथ अगर वैल्स का रिपेयरमेंट हो या पंप फंक्शन खराब हो या मल्टीपल ग्राफ्ट्स लगाने की ज़रूरत हो, पेशेंट की उम्र ज़्यादा हो, वैल्स वगैरह की हालत भी ज़्यादा खराब हो, वहाँ रिस्क कम से कम 10 से 15% तक भी जा सकता है। डिपेंड करता है कि कोमॉर्बिड कंडीशंस कितने ज़्यादा हैं और कितने ज़्यादा सीवियर हैं। जितनी ज़्यादा सीवियरिटी उतना ज़्यादा रिस्क। बाईपास में ज़्यादातर लोग डरते ज़रूर हैं, लेकिन ये सर्जरी कंपेरेटिवली काफ़ी सेफ है। 5 से 7 दिन तक इसमें पेशेंट को भर्ती रखना पड़ता है। नॉर्मली 1 आध महीने के बाद लोगों की नॉर्मल लाइफ चालू भी हो जाती है। उसके बाद यूजली लोगों को प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इसलिए कंपेरेटिवली इसमें ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि बाईपास होने के बाद व्यक्ति अपना काम कभी नहीं कर पाएगा, उसकी नॉर्मल लाइफ कभी चालू नहीं हो पाएगी। वैसा नहीं है। बाईपास होने के बाद भी लोगों की दिनचर्या नॉर्मल हो सकती है, लोग अपना नॉर्मल लाइफ भी जी सकते हैं बिना किसी विशेष समस्या के। कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है लोकल साइट पे कॉम्प्लिकेशंस, यानी सर्जिकल साइट पे क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ज़्यादातर जब बाईपास सर्जरी करता है तो कई बार लोगों को सर्जिकल साइट पर पेन हो सकता है। ये पेन इसलिए होता है क्योंकि डेफिनेटली सर्जिकल स्कार है, घाव भरता है तो वहाँ पे नर्व फाइबर्स डैमेज होते हैं, उसमें इरिटेशन होती है तो पेन होता है। किसी भी घाव अगर किसी को या वूंड कहीं पे भी हो जाए तो पेन होता है। किसी किसी पेशेंट को ये पेन लंबे टाइम तक भी हो सकता है। ज़्यादातर लोगों को पेशेंट को पेन 5-10 दिन 15 दिन तक ही रहता है। पर किसी किसी को जहाँ नर्व्स ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं या नर्व डैमेज हो जाए या नर्व्स का रीजनरेशन कुछ एबनॉर्मल तरीके से हो जाए, वहाँ पे लॉन्ग टाइम तक भी पेशेंट को पेन रहता है। कभी कभार पेशेंट को घाव पर खिंचाव जैसा भी महसूस होता है जिसके कारण भी उसको लंबे समय तक पेन हो सकता है। ऐसे केसेस में लोगों को बहुत लॉन्ग टाइम तक आप पेन किलर्स तो नहीं दे सकते, लेकिन न्यूरोमॉड्यूलेटर मेडिसिन या पेन को मॉड्यूलेट या उसके सेंसेशन को मॉडिफाई करने की मेडिसिन देके या नर्व्स को शांत करने की मेडिसिन जैसे कि एमिट्रिप्टिलिन है, प्रीगैबलिन है, इस तरह की मेडिसिन देके आप पेन को कम कर सकते हैं। और ज़्यादातर पेशेंट्स का पेन कुछ दिनों के बाद इस मेडिसिन से चला जाता है। रेयर केसेस में कभी कभी लॉन्ग टाइम तक भी लोगों को पेन रह सकता है, पर बहुत सीवियर पेन बहुत लॉन्ग टाइम तक होना कम चांसेस है। अब बात करेंगे घाव से ब्लीडिंग के बारे में। सर्जरी के तुरंत बाद 1 से 2% केस में सिग्निफिकेंट सर्जिकल स्लाइड ब्लीडिंग हो सकती है।
कई बार अगर घाव को बहुत प्रॉपरली सर्जन ने अपोज नहीं किया हो तो कभी कभी थोड़ा सा ब्लीडिंग होने का चांस हो सकता है। कुछ लोग को सर्जरी होने के 5-10-15 दिन तक भी थोड़ा बहुत घाव से ऊजिंग हो सकती है। ज़्यादातर ये बहुत सीरियस नहीं होता, और कभी कभार किसी को अगर ड्रेन में बहुत ज़्यादा ब्लड आता है तो उनको ओपन वापस करके उसको सर्जिकल साइट को रीओपन करने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। कभी कभार अंदर अगर सर्जिकल साइट के आसपास भी अगर इंटरनल थोरास में ब्लीडिंग हो तो भी री एक्सप्लोर करने की या रिपीट ओपन हार्ट सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। कितना सीवियर ब्लीडिंग है उसके हिसाब से डिपेंड करता है कि कितना डेंजरस है। अगर किसी को माइनर ब्लीडिंग वगैरह तो ज़्यादातर 4-5 दिन में चला जाता है और उसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब बात करेंगे घाव पे इन्फेक्शन के बारे में। किसी को अगर प्रॉपर सर्जिकल के दौरान हाइजीन का या हॉस्पिटल में एसेप्सिस का ध्यान ना रखा जाए, या कभी कभार पेशेंट को अगर डायबिटीज़ हो, रिस्क फैक्टर्स हो, या बहुत ज़्यादा कंडीशन पेशेंट की खराब हो, हाइजीन अच्छा ना हो, तो वैसे केसेस में थोड़ा इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा रहता है। ज़्यादातर ये इन्फेक्शन होने का चांस बहुत कम होता है, 1-2% से ज़्यादा ही होता, ज़्यादा नहीं होता। पर कभी कभार अगर सर्जिकल साइट पे किसी को सीवियर इन्फेक्शन हो जाए, वहाँ पेन हो, सूजन हो, रेडनेस हो, या वहाँ पस पड़ने लगे, तो वैसे केसेस में थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है। कभी कभार ये इन्फेक्शन अंदर भी हो सकता है जिसमें निमोनिया हो जाए, या किसी को हार्ट का इन्फेक्शन हो सकता है। कभी कभार किसी को जब बाईपास के दौरान जो पेशाब की नली डालते हैं उसमें इन्फेक्शन हो, या यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन भी हो सकता है। जिन लोग को बाईपास सर्जरी के दौरान दोनों इंटरनल नली को यूज़ करते हैं, जिसे बायलैटरल इंटरनल मेमोरी आर्टरी ग्राफ्टिंग बोलते हैं, ऐसे पेशेंट्स में थोड़ा इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा रहता है और घाव भरने में भी कई बार ज़्यादा टाइम लगता है। रिस्क फैक्टर्स जैसे कि डायबिटीज़ हो, उम्र ज़्यादा हो, या हाइजीन वगैरह ज़्यादा अच्छा ना हो, वैसे पेशेंट में कंपैरेटिवली इन्फेक्शन का चांस ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा इसका रिस्क नहीं होता, बहुत ज़्यादा डेंजरस नहीं होता, पर हाँ अगर किसी को सीवियर इन्फेक्शन हो जाए तो कभी कभी जान का खतरा हो सकता है। अब बात करेंगे स्ट्रोक या लकवे के बारे में। बाईपास सर्जरी के दौरान बड़ी आर्टरी को सर्जरी क्लैम्प करके ब्लड सप्लाई को कुछ देर के लिए रोकता है ताकि वो हार्ट को स्टैंड स्टिल पर ला सके और ऑपरेशन करने में उसे हार्ट उस टाइम मूवमेंट ना हो हार्ट में। तो इस दौरान कभी कभार जो बड़ी नली में अगर किसी को कोई लोही का थक्का या क्लॉट है, यहाँ पे कोई वहाँ पे अगर कोई प्लाक है तो वो निकल के ब्रेन में जा सकता है और लकवा कर सकता है। इसका चांस 1% से भी कम है, लेकिन अगर किसी को हो जाए तो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है ये, और इसमें लॉन्ग टर्म पेशेंट को प्रॉब्लम आने का अंदेशा भी बहुत होता है। ये उम्र दराज पेशेंट या जिनकी नलियों में कैल्शियम वगैरह बहुत ज़्यादा है, वैसे लोगों में ज़्यादा देखने को मिलता है। अब बात करेंगे ऑफ पंप वर्सेस ऑन पंप बाईपास के बारे में। ऑफ पंप बाईपास का मतलब ये है कि जब ओपन हार्ट सर्जरी के दौरान सर्जन कई बार एक आर्टिफिशियल पंप मशीन होता है जिस पे हार्ट को ट्रांसफर कर देता है ताकि वो हार्ट को पूरी तरह से रोक के उसमें ऑपरेट कर सके। जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सर्जरी होती है जिसमें बहुत ज़्यादा ग्राफ्स वगैरह लगाने होते हैं, वहाँ पे सर्जन ऑन पंप सर्जरी करता है, यानी कि पंप पर पेशेंट को ट्रांसफर करके फिर सर्जरी को करता है। उसमें सर्जन को कंफर्टेबल ज़्यादा होता है, रिजल्ट ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। ऑफ पंप में क्या होता है कि सर्जन बीटिंग हार्ट में ही सर्जरी करता है, हार्ट मूवमेंट करता रहता है, तो ये यूजुअली थोड़ी सिंपल सर्जरीज में ज़्यादा किया जाता है। इसमें पेशेंट्स को इन्फ्लेमेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने का चांस और पंप पर ट्रांसफर करने के दौरान जो इन्फेक्शन या प्रॉब्लम्स होने का चांस है वो कंपैरेटिवली कम रहता है, लेकिन थोड़े सर्जिकल रिजल्ट्स इसमें कम अच्छे आते हैं। लेस कॉम्प्लेक्स सर्जरीज में लोग ऑफ पंप करते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सर्जरीज में ऑन पंप सर्जरी करते हैं। बात करेंगे पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। सर्जरी के दौरान कई बार क्योंकि लंग्स को वेंटिलेटर पर लिया जा सकता है तो इसलिए लंग्स में निमोनिया भी हो सकता है, लंग्स कोलैप्स भी हो जाता है। कई बार उसको बाद में इन्फ्लेट करने के लिए लोगों को लंग्स की एक्सरसाइजेस करवानी पड़ती है। लंग्स में सिक्रीशंस वगैरह भर जाते हैं, उसको ड्रेन आउट करने के लिए लंबे समय तक फिजियोथेरेपी करनी पड़ती है, और वेंटिलेटर पर डालने के दौरान वेंटिलेटर से भी कई बार लोगों को निमोनिया हो सकता है। तो ये थोड़ा सा डेंजरस कॉम्प्लिकेशन है और जिनको भी होता है कई बार मैनेज करना मुश्किल भी पड़ता है। कभी कभार किसी को ऑपरेशन के दौरान माइनर हार्ट अटैक्स भी आ सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि बाईपास के दौरान सर्जन जब ग्राफ्ट लगाता है तो हार्ट का ब्लड सप्लाई कुछ देर के लिए रुकता है, तो उसमें टिश्यू का डैमेज होने का चांस भी हो जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि सर्जरी के दौरान या सर्जरी के तुरंत बाद ग्राफ्ट बंद भी हो सकता है, सर्जिकल साइट पर क्लॉट भी बन सकता है। तो वैसे केसेस में 1% जैसा चांस है कि सर्जरी के दौरान माइनर या मेजर हार्ट अटैक भी आ सकता है, जिसे ग्राफ्ट ओक्लूजन बोलते हैं। अगर ऐसा होता है तो पेशेंट को डेंजरस तकलीफ भी हो सकती है और लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स आने का चांस भी बढ़ सकता है। एक तरह से बाईपास फेल हो जाता है ऐसे केसेस में, ऐसा माना जा सकता है। किसी को ग्राफ्ट वाले जगह पर हाइपरट्रॉफी होने का या सूजन होने स्कार बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, उसकी वजह से कीलॉइड या स्कार हाइपरट्रॉफी हो सकती है, जिसकी वजह से काफ़ी स्कार लंबे समय तक गंदा दिखता है और पेशेंट के लिए एक देखने में प्रॉब्लम होती है। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ थेरेपी नहीं आती और डर्मेटोलॉजिस्ट वगैरह से कुछ स्टेरॉइड्स वगैरह यूज़ करके इसे मैनेज किया जा सकता है। लास्ट में बात करेंगे लॉन्ग टर्म बाईपास रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में।
ये जो हमने बात की है बाईपास से रिलेटेड इन हॉस्पिटल या शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स है। लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स में लंबे समय में ऐसा नहीं है कि बाईपास ग्राफ्ट्स लाइफ टाइम चलते हैं। बाईपास भी कुछ समय के बाद बंद हो जाते हैं। जैसे अगर हाथ की नली या अंदर की इंटरनल मेमोरी ग्राफ्ट अगर लेते हैं, आर्टियल ग्राफ्टिंग अगर करते हैं तो बाईपास के 10 साल में रीब्लॉकेज होने का चांस 5 से 10% रहता है। और जिन लोग को पाँव की नली यानी वीनस ग्राफ्ट अगर लिया जाता है, वैसे में बाईपास का 10 साल में बंद होने का चांस ऑलमोस्ट 50% तक भी जा सकता है, यानी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो बाईपास के बाद भी दवाइयाँ आपकी बंद नहीं होती, दवा हर हालत में लाइफ टाइम चलेगी। एक्सरसाइज करना है, व्यसन वगैरह को कंट्रोल करना है, और हार्ट के पेशेंट में जो परहेज है सब पेशेंट को करना है। बाईपास के अलावा जो हार्ट फेलियर वगैरह रिलेटेड मेडिसिन है वो भी लाइफ टाइम कंटिन्यू करना जरूरी है। कई बार पेशेंट्स भी ध्यान नहीं रखते और डॉक्टर्स भी इस बात का ध्यान नहीं रखते कि ये मेडिसिन चल रही है कि नहीं, और कई बार इन मेडिसिन को बंद करने से पेशेंट्स को लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स होने का चांस भी रहता है। तो ऐसा नहीं है कि बाईपास सर्जरी अगर एक बार हो गई तो कभी पेशेंट को लाइफ टाइम तकलीफ नहीं आएगी, उसके बाद भी कुछ तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती है और पेशेंट को विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। लास्ट में बात करेंगे टॉपिक कॉमन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। ज़्यादातर लोग को लगता है कि बाईपास सर्जरी है, बड़ी सर्जरी है, एक बार हो गई तो अब कभी तकलीफ नहीं आएगी, दोबारा कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। ऐसा यूजली नहीं होता है। कई बार बाईपास होने के बाद भी सर्जरी के तुरंत बाद और लॉन्ग टर्म में भी पेशेंट को प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अगर हम इस चीज़ों के बारे में अवेयर रहें और इसे पहले से एंटिसिपेट करें, सर्जन के साथ प्रॉपरली डिस्कस करें और प्लान आउट करें, तो इसे हम प्रॉपरली समझ भी सकते हैं और प्रॉपर मैनेज भी कर सकते हैं। और ट्रीटमेंट में हम डॉक्टर के साथ कोऑपरेट और उसमें सहभागी भी बन सकते हैं डॉक्टर के साथ। बेसिकली हमारे चैनल का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि हम हार्ट और हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में पेशेंट को अवेयर करना चाहते हैं, ताकि उनको बीमारी के बारे में जानकारी रहे, और इस जानकारी के लिए वो सिर्फ डॉक्टर्स पर और अपने रिलेटिव्स पर डिपेंडेंट ना रहे। डॉक्टर्स कई बार टाइम कंस्ट्रेंट होने की वजह से सारी इन्फॉर्मेशन पेशेंट को पास ऑन नहीं कर पाते हैं, और रिलेटिव्स के द्वारा मिली हुई इन्फॉर्मेशन कई बार आधी सही आधी गलत भी होती है, जिसकी वजह से पेशेंट को लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स होने का चांस बढ़ जाता है। तो इसलिए हमारे चैनल का बेसिक पर्पज ये है कि ये इन्फॉर्मेशन हम लोगों के लिए एक्सेसिबल करना चाहते हैं, ताकि वो हेल्थ केयर के बारे में भी उनको अवेयरनेस रहे। जिस तरह आज के डेट में कोई एक मोबाइल फ़ोन या इक्विपमेंट या गैजेट या टेलीविजन कुछ भी परचेज करने से पहले हम अपने आप को पूरी तरह उसके बारे में जानते हैं, समझते हैं, फिर कोई भी परचेज करते हैं, वहीं हेल्थ केयर सेक्टर में भी इसकी रिक्वायरमेंट है। क्योंकि इस बारे में जानकारी अगर आपको होगी तभी आप बीमारी को प्रॉपर मैनेज कर सकोगे और बीमारी को प्रॉपरली समझ सकेंगे। अगर आपको हमारे चैनल का कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है कि ये चैनल का कंटेंट आपके फ्रेंड और रिलेटिव्स के लिए यूजफुल है तो इसके लिंक को उनके साथ शेयर करें।